ज्वलंत मुद्दे को लेकर के आपके सामने केस है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग से जुड़े एक खास बिंदु को लेकर के हमने चर्चा करने वाले हैं, जिसमें फार्मासिस्ट संघ के द्वारा अपनी कुछ स्वास्थ्य संबंधी अव्यवस्थाओं को लेकर के, कुछ मांगों को लेकर के अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन द्वारा राज्य सरकार के मंत्रियों के समक्ष अपने कुछ मुद्दे रखे। और काफी समय से बताया जा रहा है कि संगठन और फार्मासिस्ट संघ के पदाधिकारियों की जो समस्या है, जो आम बातें हैं, उनको लेकर के संघर्षरत है और मुद्दे उठाए जा रहे हैं बार बार। तो इसे लेकर के आज मेरे साथ हैं अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार जी। तो उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं, समझते हैं क्या उनके मुद्दे हैं, क्या उनकी मांगे हैं, क्या उनके बिंदु हैं, जिन्हें लेकर के वो संघर्ष कर रहे हैं लगातार। तो शिव कुमार जी। हाँ, नमस्कार मित्रों जी। जैसा कि आप बता रहे हैं, हमने सबसे पहले मुद्दा उठाया फार्मासिस्टों को लेके। आप देख भी सकते हैं, माननीय रक्षा मंत्री जो हमारे हैं राजनाथ सिंह जी के पास, तो हमारी उनसे मुलाकात हुई। उनसे मुलाकात हमने मुद्दे जो दिए थे वो दिए थे शुल्क के खत्म कराने के लिए, होलसेल पे फार्मासिस्ट की अनिवार्यता के लिए, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 के अंतर्गत फार्मासिस्ट को सीएचओ की पद पे नियुक्ति के लिए जो ब्रिज कोर्स करा के दिया जाना था, और एक ऑनलाइन दवा बिक्री के राज्यों को निर्देश करना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री को रोका जाए। तो इसके लिए हमने माननीय रक्षा मंत्री से मुलाकात की। तो 1900 फार्मेसी एक्ट 1948 स्पष्ट तौर से कहता है कि दवा का रख रखाव, भंडारण, वितरण वो एक फार्मासिस्ट कर सकता है। तो अभी क्या देखा जा रहा है कि ये जो शुल्क के बना था, ये जब बना था जब फार्मासिस्टों की कमियां थी, तो एक ऑप्शन ढूंढा गया था कि भाई जब फार्मासिस्ट नहीं है तो हम किसी ऐसे व्यक्ति को दवा वितरण करवाएं कि जिससे कि आम जन को दवा को पहुंचे। अब उसमें क्या आ रहा है, उसकी आड़ में क्या कर रहे हैं, अब जैसे आंगनबाड़ी हो गई, एएनएम हो गई, और इन करते आशा बहुओं से दवाओं का वितरण कराया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सनातन 1948 एक्ट है उसका बिल्कुल दुरुपयोग कर रहा है। तो हमने पूरा माननीय रक्षा मंत्री के सामने बात उठाई अपनी और कहा कि अब पूरे भारत वर्ष में 20-22 लाख के तकरीबन फार्मासिस्ट है, तो फिर रजिस्टर्ड जो फार्मासिस्ट है तो उनसे दवाओं का वितरण करवाया जाए, और दवा की जो गुणवत्ता है वो जो पेशेंट को समझाएंगे, बताएंगे, वो अच्छी तरीके से बता सकते और समझा सकते हैं। जैसा कि मैं बीच में आपको रोकूं, क्योंकि तो फार्मासिस्ट हैं एक तरह से वो ट्रेंड होते हैं, मेडिसिन रिलेटेड जानकारी उनको खास होती है। तो आपका मानना और आपका कहना यही है कि जो काम अनट्रेंड लोगों से कराए जा रहे हैं वो क्यों ना ट्रेंड लोगों के द्वारा दवा वितरण आदि का काम कराया जाए, जिससे कि उनको एक रोजगार भी मिले, उनको मौका मिले, और जो उन्होंने समय खर्च किया है, पढ़ाई की है, तो उसका भी उन्हें लाभ मिल सके। जी जी बिल्कुल, आप सही पकड़े, सही कह रहे हैं आप। जो ट्रेंड लोग हैं, जो फार्मासिस्ट होता है ना, वो डी फार्म करके 2 साल की पढ़ाई पढ़ता है, बी फार्म करके पढ़ाई कर, बी फार्म 4 साल का होता है वो करता है, एम फार्म होता है, पीएचडी होता है, फार्म डी होता है। जब वो दवाओं का ज्ञाता होता है तो दवा के ज्ञाताओं से, दवा का जो बनाने से लेके पूरा मैन्युफैक्चरिंग और सारा कुछ मार्केट में लाने वाला फार्मासिस्ट होता है, तो फिर उससे दवा वितरण क्यों नहीं कराया जा रहा, जबकि इतने पद है। पहले तो मानता हूँ कि पद फार्मासिस्ट नहीं थे, अब तो 18 से 20 से 22 लाख फार्मासिस्ट हैं, लगभग 20 से 22 फार्मासिस्ट लाख है, तो उनसे कराया जाए। दूसरा, तो हमने यही रखा था, और जिससे कि अगर फार्मासिस्ट में दवाई का वितरण होगा ना, तो जिससे आम जनमानस को एक सही जो दवा होती है वो उन तक पहुंचेगी, और कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य की रीढ़ हड्डी बोली जाती है ना फार्मासिस्ट, वो उनका लाभ ले। तो ये हमने बात रखी। तो अभी आपके जो प्रयास हैं वो मतलब जो कि कहाँ पे आपने किन किन लोगों से मिलके अपनी बात को रखा है? जी, जैसा कि हमने पत्राचारों के माध्यम से, ज्ञापनों के माध्यम से, हमने अभी जैसे कि अभी राष्ट्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, उनकी बात को निष्पक्ष रखा। केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री अनुप्रिया पटेल जी हैं, उनके सामने हमने मुद्दा 2 बार उठाया। एक बार मैं ललितपुर में हमने उनके सामने रखा था, अभी कुछ टाइम पहले बरेली की बात है, वहाँ हमने ये मुद्दा उनके सामने उठाया था। और अभी इसी कड़ी में हम अपने जो के हमारे जो राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक जी, उनके सामने हमने ये मुद्दा उठाए थे।
तो जैसे हमने और बताऊं, मैं आपको इस कड़ी में आगे बढ़ता हूँ। जो ऑनलाइन दवा में बिक्री हो रही है ना, अब उसमें क्या होता है दबी जी कि अब वहां से क्या दवा में आ रहा है क्या नहीं आ रहा, आप देखते हैं कभी ऑनलाइन डिलीवरी में कभी कुछ निकलता है कभी कुछ निकल आता है। तो होता क्या है उससे कि फार्मा जो पेशेंट होता है उसे सही तरीके से दवा का नहीं मिल पाती है। जैसा कि ऑनलाइन का जिक्र किया, मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि ऑनलाइन एक ऐसा सिस्टम चल गया है कि जो सामान घरेलू या मतलब जो इस तरह का सामान तो लेते ही लेते हैं ऑनलाइन, आजकल ऑनलाइन दवाओं को भी वहाँ से खरीदने का एक काम शुरू हो गया है, जो कि वो इनके मतलब जो फार्मेसिस्ट संघ के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं कि ऑनलाइन दवा में कौन क्या भेज रहा है, इसकी कोई खास जानकारी नहीं होती, उससे जो है उसके दुष्परिणाम भी सामने आ सकते हैं। इसमें ये होता है कि कौन सी दवा क्या आ रही है, जो नकली दवा होती है ना, जो नकली दवाओं की खपत मार्केट में ये ऑनलाइन वाले कर देते हैं। किसी को कोई पता नहीं होता क्या डला हुआ है, कितनी मात्रा में डोजेज वो में क्या है, वो सिर्फ क्या होती है नकली दवाएं होती हैं। जैसा कि कुछ दिन पहले आपने देखा था आगरा में कुछ दवाएं पकड़ी गई थी, कब वो हुआ था, और नकली दवाओं के कारण आपने देखा कि एमपी में और राजस्थान में अभी हमारे जो मासूम थे उन्हें कुछ नहीं पता था, उन्होंने जन्म लिया और कुछ टाइम के उनकी वो मौत के कगार में चले गए। तो वो यही एक नकली दवा, ऑनलाइन दवा और नकली दवाएं जो कंपनियां होती हैं ये करती है। अच्छा, एक और जो सरकार जो है इस तरह के डी फार्मा और बी फार्मा की कोर्स चलाई जा रही है और नए नए मतलब जो पैदा हो रहे हैं उसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और वो एक तरह से बेरोजगारी का दंश भी झेल ही रहे हैं। तो जहाँ तक आप लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के जो जिम्मेदार लोग हैं शासन सरकार में बैठे हैं, तो उन्होंने अभी तक क्या आपको भरोसा और आश्वासन दिए हैं? जी, जैसे कि मैं माननीय राजनाथ सिंह से मिला था रक्षा मंत्री, उन्होंने भी कहा था कि इसमें चर्चा करते हैं। माननीय जो अनुप्रिया पटेल जी राज्य स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री है, उनसे भी मिला था तो उन्होंने भी कहा आश्वासन दिया है कि हम इस पर चर्चा करते हैं। और माननीय ब्रजेश पाठक जी जो हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी मेरी बातें हुई तो उन्होंने भी कहा है कि हम इस पर चर्चा करते हैं। तो ये बातें हुई थी। और दूसरा एक देखिए, अभी फार्मासिस्टों के लिए एक कोर्स हुआ था 2017 में, एक हेल्थ पॉलिसी आई थी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी। उसका 11.4 बिंदु स्पष्ट तौर से कहता है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप अगर कैमरा लेंगे तो इसमें ये देखिए पूरा पढ़ सकते हैं। ये इसमें स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है 11.4 बिंदु स्पष्ट तौर से कहता है कि कौन आयुष डॉक्टर, नर्सिंग जो बीएससी नर्सिंग होती है वो, और दूसरा फार्मासिस्ट, तीसरा फार्मासिस्ट को आहत किया गया था। उसमें आप देख सकते हैं ये कैमरे में, आप पूरा देख सकते हैं कि पूरा नेशनल हेल्थ पॉलिसी है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 11.4 बिंदु है, इसमें स्पष्ट तौर से लिखा था कि ये इन्हें हम एक ब्रिज कोर्स होता है, ब्रिज कोर्स करा के इन्हें हम रोज वो करेंगे, सीएचओ की भर्ती के लिए अवेलेबल माना जाएगा। अब उसका क्या हो रहा है, फार्मासिस्ट को छोड़ दिया गया है और सिर्फ जो नर्सिंग स्टाफ थे वो सीएचओ पर किया जा रहा है, जो कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो बनी थी उसका दुरुपयोग हो रहा है, उसका पालन नहीं हो रहा है। तो हमने ये भी कहा था कि जब ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी आप लोग केंद्र सरकार ने निकाली तो इसका पालन होना चाहिए। अगर ये सरकार इस पे आपके हिसाब से आगे कदम नहीं बढ़ाती तो आगामी आपकी संगठन का क्या कदम रहेगा? जी, जैसे कि अभी सरकार को ज्ञापनों के माध्यम से या कोर्ट के माध्यम से दिया जा रहा है, नहीं तो फिर जब ये जो फार्मासिस्टों की जो मांग फार्मासिस्टों की भी और आम जन के लिए, आम जन सभी के लिए है जो, तो अगर नहीं सरकार अगर नहीं मानती तो फिर एक आंदोलन रहेगा या फिर कोर्ट का माध्यम रहेगा। और आने वाला जो 2027 का चुनाव है, जो भी फार्मासिस्टों के बारे में सोचेगा संगठन उसको फेवर करेगा, क्योंकि हमारे पास संगठन के पास देखिए उत्तर प्रदेश में तकरीबन 3 लाख फार्मासिस्ट हैं, जो कि मैं आपको अपने पोर्टल पे अपना जो हमारे साथ जो फार्मासिस्ट साथी जुड़ा हुआ है यूपी का बता रहा हूँ, कम से कम 1.5 लाख, तकरीबन 1.5 लाख फार्मासिस्ट अखिल भारतीय फार्मेसी एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है, जो कि उत्तर प्रदेश में। और पूरे भारतवर्ष में जाएंगे तो 5 से 6 लाख फार्मासिस्ट साथी अखिल भारतीय फार्मेसी एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है। अगर नहीं होता है तो जो सरकार जो भी सत्ता पक्ष विपक्ष जो हमारी बात करेगा, फार्मासिस्टों के मुद्दे उठाएगा, हम उसके साथ जाएंगे, उसके सपोर्ट करेंगे। तो अब तक जैसे कि मतलब अगर आंकड़े देखे जाएं तो पिछले 10 साल के अंदर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है
और काफी समय से वो सत्ता में है। तो 10 साल में कितने फार्मासिस्ट अब तक मतलब जो कि तैयार हो गए होंगे? आप देखिए 2017 में यूपी में बीजेपी सरकार आई थी, 2014 में केंद्र में आई थी। मैं आपको एक अनुमानित बताता हूँ कि जब से बीजेपी सरकार आई है, जब तक तकरीबन 2016, 17, 18 में मानेंगे तो तकरीबन 1 लाख के करीब फार्मासिस्ट था। और ये आने वाले 2 साल में, जब से फार्मेसी कोर्स चालू हुआ है, जब तक अब तक 1 लाख होता है 2016, 17 में, 18 तक मानिए, और अब जाके कितना हो गया, 3 लाख के तकरीबन हो गया, 3 लाख के तकरीबन फार्मासिस्ट हो गए। तो फार्मासिस्टों की संख्या लगातार निरंतर बढ़ रही है। और रोजगार की बात करें, रोजगार का मुद्दा आता है तो रोजगार में 2016 में एक भर्ती निकली थी। 2016 के बाद कोई भी फार्मासिस्टों के लिए कोई भर्ती नहीं निकली थी। जो 2016 में भर्ती निकली थी वो 2003 का एक कैडर था, जो जब तक 2003 तक जिन साथियों ने फार्मेसी पास किया था उनकी जॉब लगी थी, उसमें कुछ साथी रह गए थे। दूसरा आता है 2016 के बाद कोई फार्मेसी की भर्ती नहीं निकली है। अब देखिए इसमें भी हमारा, मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये हमारी जो मांग थी, आप देखिए कैमरा पे मैं दिखा रहा हूँ। पहला मुद्दा है हमारा, फार्मासिस्टों की तत्काल प्रभाव से भर्ती होनी चाहिए। इस पर तौर से आप देख सकते हैं सारे मुद्दे मैंने लिखे हुए हैं, और इसका जो व्याख्यान है वो मैंने इसमें किया हुआ है, अपने लेटर में किया हुआ है। वो सारा कुछ मैंने कहाँ मतलब कौन से कहाँ से भर्ती हुआ है, ये सारे डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं। मैं सारे डॉक्यूमेंट लेके बैठा हुआ हूँ। ये सारे डॉक्यूमेंट है जो कि एक बिल्कुल एविडेंस के कारण, एविडेंस पूरा आप देख सकते हैं बिल्कुल सबूतों के साथ, कब भर्ती निकली है कब नहीं है। ये मेरे पास तकरीबन 150-200 पेज है, जो आप सारा कुछ है। उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री साहब ने मांग की थी कि तत्काल प्रभाव से, जब यूपी में भर्ती लागू नहीं है तो तत्काल प्रभाव से भर्ती, फार्मासिस्टों की भर्ती होनी चाहिए। दूसरा था उपकेंद्र। जैसे गाँव में देखा होगा उपकेंद्र होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, उन पर भी फार्मासिस्टों की बहुत कमी है। तो वहाँ कौन, आपने देखा होगा, अमूमन अखबारों में भी देखा होगा, आपके सोशल मीडिया जो पत्रकार बंधु है उनके साथ हमने देखा भी है, वो निकालते रहते हैं खबर कि कभी कोई फार्मासिस्ट नहीं है तो वहाँ पे एक ड्राइवर। आपके हिसाब से सरकारी ढील के चलते जो जितने भी पीएससी और सीएससी सेंटर हैं, सीएससी पे तो लगभग फार्मासिस्ट की नियुक्तियाँ कर रखी हैं। तमाम जगह ऐसी भी है कि जहाँ फार्मासिस्ट नहीं है, फिर भी मतलब जो दवा वितरण का काम कराया जा रहा है। अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्र की, तो ग्रामीण इलाकों में जो पीएससी केंद्र हैं, सरकारी चिकित्सालय, वहाँ पे फार्मासिस्टों की बेहद कमी देखी जा रही है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पीएससी सीएससी जो कह रहे हैं, सीएससी पे बहुत कम है, नामात्र कहीं सीएससी पे भी है नहीं है। जो पीएससी तो वहाँ तो फार्मासिस्ट है नहीं है, प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र है, वहाँ पे नहीं है। उसी के लिए हमने मांग की थी कि उपकेंद्रों पे फार्मासिस्टों के पद सृजित किए जाए, जिससे कि आम जो फार्मासिस्ट, जो 3 लाख के तकरीबन फार्मासिस्ट है, वो उनको कम से कम जॉब भी मिले और एक आम जनमानस को सही से दवा मिले और उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिल सके। और जैसा कि मैं बताऊं, और जो कैडर है ना, हमारा जो कैडर है वो काफी समय से चेंज नहीं हुआ है। कैडर में जो बदलाव हुआ 1993-92 में आप देखेंगे यूपी की जनसंख्या 16 करोड़ थी, 16 करोड़ तकरीबन थी, और 13 करोड़ के तकरीबन जनसंख्या थी। और आज उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो आज जनसंख्या 27 करोड़ के तकरीबन है। यूपी की, उत्तर प्रदेश की लगभग 27 करोड़ के तकरीबन है। अब आप लगाइए, जब 27 करोड़ जनसंख्या पे वही फार्मासिस्ट थे इतने ही, और जो 13 करोड़ जनसंख्या थी यूपी की, तब भी इतने फार्मासिस्ट थे। तो जब संख्या बढ़ा तो फार्मासिस्टों के पद निकाल के उन्हें आगे करने चाहिए, तो बढ़ाने चाहिए। तो फार्मासिस्टों के पद बढ़ेंगे, आम जनमानस जो डॉक्टरों की, जैसे बताते हैं कि हम बातें करते तो डॉक्टरों की कमी है, तो डॉक्टरों की कमी है तो फार्मासिस्ट है जो वो दवा बेहतर दे सकते हैं। जिस ग्रामीण क्षेत्रों में पीएससी वगैरह पे फार्मासिस्ट नहीं है, तो अगर वहां पे अगर फार्मासिस्ट को नियुक्त किया जाएगा तो वो एक आम जनमानस को एक सही तरीके से दवा का वितरण कर सकता है और उन्हें एक स्वास्थ्य लाभ दे सकता है। तो देखा मित्रों, अभी ये जो फार्मासिस्ट हैं वो आम जनमानस से किस तरह जुड़े हैं, और इनके जो भी हमारे चिकित्सा सेंटर हैं वहाँ पे बैठने से कितना लाभ होगा, ये सब चर्चा में मतलब जो कि हमारे फार्मासिस्ट संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार जी ने बड़ी बेबाकी से और विस्तार से इसकी जानकारी दी। तो और बाकी आगे क्या मुद्दे हैं और क्या बातें हैं और बताएं।
जी, जैसे कि केंद्र 2015 फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट 2015 जो केंद्र सरकार ने बनाया था, तो उसके तहत अगर पीपीआर 2015 अगर प्रदेशों में लागू कर दिया जाए, जो कि बहुत प्रदेशों में हो गया है, तो उससे एक ये होगा, एक फार्मासिस्ट होगा तो वो एक अपना फार्मेसी प्रैक्टिस कर सकता है। और जो मानस है, आम जनमानस जो दवा लेने आते हैं, तो उन्हें दवा का वितरण आराम से कर सकता है और बढ़िया तरह से उन्हें दवा का समझा भी सकता है कि भाई ये दवा इससे है, और वो उसका कुछ अपना चार्ज भी ले सकता है। तो ये पीपीआर 2015 कुछ राज्यों में लागू हो गया है, जैसे बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में लागू हो सकता है, तो यूपी कितना बड़ा प्रदेश है, अगर इसमें लागू क्यों नहीं हो रहा, जो कि 2015 लगा लीजिए या 2025 खत्म होने वाला है, अभी तक ये लागू नहीं हुआ है। तो ये हमारी सरकार से सरकार से भी अभी आपके चैनल के द्वारा मांग है, और मैंने ज्ञापन भी दिया था। और इसमें मेरा देखिए, आप देख सकते हैं, तीसरा मुद्दा है, ये लिखा हुआ है फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन एक्ट 2015, ये तीसरा मुद्दा मैंने इसमें दे रखा है। उप मुख्यमंत्री जी को मैंने दिया था कि मैंने ये आप पीपीआर 2015 लागू करें, जिससे कि आम जनमानस को और फार्मासिस्टों को लाभ मिले। तो ये हुआ था। दूसरा एक मैंने दिया था, नहीं, एक और इसमें बात निकल के आती है कि मेडिकल, चाहे वो ग्रामीण एरिया में मेडिकल हो या फिर कस्बे स्तर पे मेडिकल हो, और या फिर किसी शहर में मेडिकल हो, तो वहाँ पे भी जहाँ तक मुझे जानकारी है कि फार्मासिस्ट के थ्रू ही और दवा वितरण का काम कराया जाता है। और लेकिन देखने में आता है कि वहाँ पे भी मतलब कोई फार्मासिस्ट नहीं है और सीधे सीधे अनट्रेंड लोगों के द्वारा ही और दवा बिक्री का काम मतलब जगह पे धड़ल्ले से किया जा रहा है। इसको लेकर क्या कहा? हाँ, इसको लेकर हमने मांग की है कि जो भी फार्मासिस्ट का, अगर कुछ फार्मासिस्ट ऐसे होते हैं, जो दुकानदार ऐसे होते हैं, कुछ होलसेल का लाइसेंस ले लिया उन्होंने, और वो दवा वो हाई स्कूल या इंटर होते हैं या BS ग्रेजुएट होते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि वो एक होलसेल होता है, हमारा एक फार्मासिस्ट होता है, एक होलसेल होता है, थोक विक्रेता होता है, और एक फुटकर विक्रेता होता है। तो थोक विक्रेता क्या करते हैं कि उन फार्मासिस्ट उनकी अनुवादता नहीं है उनके पास, तो हमारी मांग थी कि उस पे भी होलसेल पे भी फार्मासिस्ट की नियुक्ति होनी चाहिए, जिससे कि आम जनमानस को और फार्मासिस्ट जो थोक के मेडिकल है उन पर भी फार्मासिस्ट होना चाहिए। और एक मुद्दा हमने ये भी दिया था कि जो भी फार्मासिस्ट है उनकी भौतिक उपस्थिति के लिए आधार कार्ड बेस OTP होना चाहिए, वो किस जिले से आता है और कहाँ पर कितना उसका एरिया है। आपने देखा कहीं ऐसा होता है कि कोई साथी है आपका गोरखपुर का, लगा गाजियाबाद में, क्या वो रोज गाजियाबाद में आएगा? तो इसका मतलब ये है कि दिखावे के लिए और किसी भी फार्मासिस्ट का मतलब जो सर्टिफिकेट अपने उस पर लगा देते हैं, वहाँ से परमिशन ले लेते हैं, उसके बाद में मतलब फार्मासिस्ट वहाँ पे दिखता नहीं है, केवल उनका सर्टिफिकेट वहाँ पे मतलब जो दिखाई देता है और काम कोई दूसरा करता रहता है। जी, इसीलिए हमने कहा है कि उसकी भौतिक उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए। OTP आधार OTP होना चाहिए कि कहाँ से बिलोंग करता है और क्या है। उसकी अगर भौतिक उपस्थिति अनिवार्य की जाए ना, अगर उसकी भौतिक उपस्थिति, तो उससे एक रोजगार मिलेगा। और जैसे थोक वाले होते हैं, बहुत से साथी होते हैं रिटेल वाले, वो क्या करते हैं, एक फार्मासिस्ट को हायर कर लिया कि हम आपको नौकरी देंगे, और उसके नाम पे उसे नौकरी नहीं देते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं और उसे गुमराह करते हैं। पहले जो बात होती है भाई हम फार्मासिस्ट को नौकरी देंगे, वो फार्मासिस्ट को नौकरी न दे के उनसे खाली रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं और उन्हें वो करते हैं। तो हमारा सरकार से भी मांग की, और सभी तमाम फार्मासिस्ट को मांग है कि वो सभी अपनी भौतिक उपस्थिति अपने अपने मेडिकलों पे, जहाँ जहाँ उनका रजिस्ट्रेशन है, अपने खुद के मेडिकल है, वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। जैसे कभी आपने MP में देखा, MP में किया गया है, MP का एक मैं डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ आपको। MP में जैसे किया गया है कि जहाँ भी कोई फार्मासिस्ट होगा तो वहाँ पे वही दवा का वितरण कर सकता है, वही दवा करेगा। अगर नहीं पाया जाता है तो उसे 3 साल का कारावास और कुछ लाख का जुर्माना भी उन्होंने लगाया गया है। तो मेरा केंद्र सरकार या UP सरकार से भी मांग है कि यहाँ ये भी होना चाहिए कि मतलब ये अपने उत्तर प्रदेश में भी होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, देखिए ये MP में हुआ था, ये MP का भी कागज मेरे पास है, MP फार्मेसी ने किया है, मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल ने किया है। तो मेरा UP फार्मेसी काउंसिल से भी अनुरोध है कि ये यहाँ भी ये करें कि जो भी फार्मासिस्ट होते हो वही अपनी भौतिक उपस्थिति वहाँ पे कराए। जो नॉन फार्मासिस्ट के दुकान चल रही है, बिना फार्मासिस्ट की दुकान चल रही है, वो सभी दुकानों को हमारी UPDC या जो भी FD है, DIDLA या ड्रग कंट्रोल साहब है, वो बंद करा। तो ठीक है, ये बहुत सारे बिंदु निकल के आए कि प्रदेश में मतलब लगातार फार्मासिस्ट जो है बढ़ते जा रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन शासन सरकार और उनको रोजगार से जोड़ने का काम नहीं कर पा रही।
बिंदुओं को लेकर के, और ये फार्मेसी जो संगठन है वो मतलब जो कि मुखर हुआ है और अपने हितों को लेकर के संघर्ष कर रहा है। देखते हैं कि सरकार इसको कितना संज्ञान में लेती है और आगे क्या नीति और पॉलिसी इनके लिए लेकर आती है, किस तरह से इनको कहीं नीतियां दिला पाती है या नहीं, ये समय आगे बताएगा। धन्यवाद। लाइव बंद कर दूँ, लाइव कर दिया था।